हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीहान और यिंगशुए को मैंगफो आकर एक न्यूज देती है कि स्वॉर्ड मैन के रेलिक सेल हो रहे हैं। तो वो दोनों फटाफट उस ऑक्शन हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां लीहान को तो पहले से ही गड़बड़ महसूस हो रही थी, पर यिंगशुए तो बिना कुछ सोचे समझे अपने स्वॉर्ड बॉक्स के बदले उस बोन को हासिल कर लेती है। बोन लेकर वापस जाते हुए लीहान को एक मिस्टीरियस सा पर्सन नजर आता है, जिसके पीछे वो ब्लड डीमन को छोड़ देता है और इधर उनके बाहर जाने से पहले ही कुछ गुंडे उनके ऊपर उस बोन के लिए हमला करना शुरू कर देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही यिंगशुए को पता लगता है कि ये सभी लोग उसके मास्टर के रेलिक को लेने के लिए उसका रास्ता रोककर खड़े हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे फटाफट अपना वेपन निकालकर फाइट के लिए रेडी हो जाती है। उसे गुस्से में देखकर लीहान उसे शांत कराते हुए कहता है कि अरे अरे मैडम, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो? इससे आराम से भी तो बात हो सकती है ना। और वैसे भी ये लोग अगर बोन चाहते हैं तो ठीक है ना, हम इन्हें बेच देते हैं। लीहान थोड़ा आगे आते हुए कहता है कि अगर आप लोगों को खरीदना है तो बता दो। उनमें से एक मोटू पर्सन लीहान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हम खरीदे क्यों जब हम तुमसे चुरा सकते हैं। अब उस मोटू पर्सन को क्या पता था कि उसका पाला किससे पड़ा है। हमारा लीहान अपने 2 फिंगर से उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके स्वॉर्ड को बीच में से तोड़ देता है। बेचारा वो मोटू पर्सन लीहान के अटैक के बाद दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ उसके चमचे भी गुस्से में हमारे लीहान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लीहान भी लाइक, मैं तो सीधा सीधा तुम्हें सामान बेच रहा था ना, तुम तो चोरी करने पर तुले हुए हो। देखकर लगता नहीं है कि तुम लोग सीधी बातों से मानने वाले इंसान हो। तो वो मार मार कर उन तीनों को ही रास्ते से निपटा देता है। अब उन चोरों की ऐसी कुटाई देखने के बाद दूर से एक बंदा चिल्लाकर कह रहा था कि अगर तुम्हें वो बोन बेचना है तो मैं खरीदने को तैयार हूँ। वो मोटू पर्सन तो काफी ज्यादा मालदार पार्टी लग रही थी। वो हमारे लीहान को उस बोन के लिए 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन ऑफर करता है। फॉक्सी उस मोटू पर्सन को देखकर कहती है कि कितना बेवकूफ है, ये बोन खरीदना चाहता है, वो भी इतने सारे पैसों में। वहीं लीहान का सवाल था उस मोटू पर्सन से कि आखिर तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है तो फिर तुम इस बोन को खरीदना क्यों चाहते हो। उस मोटू पर्सन की बातों से हमारे लीहान को पता लगता है कि कुछ कल्टीवेटर्स ऐसा मानते हैं जैसे कि इस बोन में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर है, तो वो अगर इसके साथ मिलकर कल्टीवेशन करेंगे तो उनकी कल्टीवेशन इंप्रूव हो जाएगी। वहीं इस मोटू पर्सन के पास कोई कल्टीवेशन तो थी नहीं, तो वो क्या बढ़ाता। वो कहता है कि मुझे अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ये बंदा वैसे वाली स्ट्रेंथ की बात कर रहा था जो लड़कियों को खुश करती है। अब इतनी गंदी बात सुनने के बाद तो यिंगशुए का दिल कर रहा था कि वो उस मोटू को चीर फाड़ दे। वो कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की, तुमने सोचा भी कैसे कि वो तुम उनके रेलिक के साथ ये सारी चीजें कर सकते हो। लीहान उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहता है कि मैडम, शायद आपका दिमाग खराब हो गया इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, आपका ये बोन नकली है। यिंगशुए लीहान की बातों से हैरान थी। वो कहती है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये नकली है। लीहान उस रेलिक को पकड़कर अपनी पावर से 3 हिस्सों में तोड़ देता है, जिससे फाइनली हमारी यिंगशुए को ये पता लग गया था कि उसके मास्टर का रेलिक नकली है, क्योंकि कोई भी फॉसिल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ लीहान ने डील करते हुए उस मोटू पर्सन से 5 मिलियन रुपए ले लिए थे। दूसरी तरफ उस मोटे को अपने पैसे जाने का गम नहीं था, बल्कि वो तो ये देखकर खुश था कि उसके पास बोन आ गए और अब वो अपनी स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। फॉक्सी को तो उस मोटे के लिए तरस आ रहा था। यहाँ लीहान फॉक्सी को एक काम पकड़ाते हुए कहता है कि पता करो इसके पीछे का मास्टरमाइंड आखिर है कौन। तभी फॉक्सी एक फनी सा डांस करते हुए उस पर्सन को ट्रैक करने लगती है। लीहान और यिंगशुए उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ऑक्शन हाउस के सर्वेंट को दिखाते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच एक अननोन पर्सन से मुलाकात करते हुए उसे यिंगशुए की स्वॉर्ड बॉक्स हैंड ओवर कर देता है। वो पर्सन उस स्वॉर्ड बॉक्स को देखने के बाद ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो स्वॉर्ड सैंड को काफी लंबे समय से जानता हो। इस स्वॉर्ड बॉक्स को हासिल करने के बाद वो किसी सन ऑफ गॉड के बारे में बात करने लगता है और ये बात हमारे लीहान ने सुन ली थी। वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर मुझे भी बताओ। पर इससे पहले कि वो बंदा लीहान को कुछ भी बता पाता, पीछे से यिंगशुए के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के रिमेन्स के साथ मजाक करने की। पर वो बंदा यिंगशुए से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसे उठाकर पटकते हुए कहता है कि तुम उसे मास्टर कह रही हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मास्टर के रिमेन्स असली हैं या नकली। कितनी बेवकूफ हो तुम। तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बिल्कुल हेलेनियन की तरह छोड़ दिया और तुम अभी भी ये उम्मीद लेकर बैठी हो कि उनके रिमेन्स मौजूद है, जबकि उनकी बॉडी का एक भी हिस्सा मौजूद नहीं है। अब उस दूसरे बंदे के मुंह से ये सुनकर कि उसके मास्टर ने उसे अबैंडन कर दिया, यिंगशुए पूरी तरह से गुस्से से भर जाती है। वो अपनी जबरदस्त एनर्जी अनलिश करते हुए अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और अब उन दोनों के ही बीच में काफी जबरदस्त फाइट चलने लगता है, जहाँ पर वो बंदा हमारे यिंगशुए को उठाकर नीचे पटक देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वैसे थी तो उनकी फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त, लेकिन हमारी जिया को ये बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था। वो कहती है कि एक मरे हुए इंसान के लिए 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। पर हमारे लीहान का कहना था कि नहीं, उसके मास्टर नहीं बल्कि उसकी उम्मीदें मरी हैं और अब उसके पास जीने की कोई और वजह नहीं है, जिससे उसका इनर डीमन जाग गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका इनर डीमन इसे खुद ही मार दे। जिया भी लाइक, मास्टर तो मर चुके हैं, तुम अपने लिए नया मास्टर ढूंढ लेती
तुम्हें हमेशा किस्मत के खिलाफ ही क्यों जाना है? ह्यूमंस भी ना एक नंबर के इमोशनल फूल होते हैं। जिया की बातों के दौरान हमें यिंगशुए को दिखाते हैं, जिसके ऊपर उस बंदे ने एक जबरदस्त किलिंग हिट दे दिया था। वैसे यिंगशुए काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी पावर का यूज करते हुए 9 हेवन स्ट्राइक करने की कोशिश करती है। वहीं सामने वाला बंदा भी अपने हेवनली हैंड का यूज करने लगा था। ये दोनों ही अटैक इतने ज्यादा एक्सट्रीम थे कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी जिया नोटिस करती है कि अचानक से हमारा लिहान अजीब बिहेव कर रहा है। उसका दूसरा हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था और उस स्वॉर्ड सेंड की बॉक्स भी अचानक से हमारे लिहान के सामने अपीयर हो जाती है, जो कि ग्लो कर रही थी। ये देखने के बाद जिया भी लाइक इंटरेस्टिंग, लगता है इसमें अभी भी एनर्जी बाकी है। इतने सालों के बाद भी वो अपनी स्वॉर्ड बॉक्स को कंट्रोल कर रहा है। इधर हमें दिखाते हैं कि यिंगशुए अब काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुकी थी, क्योंकि वो बंदा उसे गिराकर हर्ट करने वाला था, इससे पहले कि वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से उसकी चीथड़े उड़ा देता। तभी अचानक से उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाता है और उसके सामने स्वॉर्ड सेंड की स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा जायंट थी। उस प्रेशर के आगे वो बंदा खुद को नहीं संभाल पा रहा था और यहाँ यिंगशुए अपने मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ लिहान गुस्से में कहता है कि ये स्वॉर्ड सेंट इतना ज्यादा पागल है, इसने मेरी एनर्जी का यूज किया अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अब वो मेरी पावर का यूज करके अपने डिसाइपल को बचा रहा है। यानी कि उस स्वॉर्ड बॉक्स में उसकी कॉन्शियसनेस मौजूद थी, जो अपनी फेवरेट डिसाइपल को इस तरीके से मरता हुआ देखकर परेशान हो जाती है। इस स्वॉर्ड सेंट ने इतना जबरदस्त अटैक किया था, जिससे उस बंदे का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी सारी पावर का यूज करके स्वॉर्ड सेंट की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, ये जानते हुए भी कि वो स्वॉर्ड सेंट गॉड ऑफ वॉर था। उस आदमी और उस स्वॉर्ड सेंट के बीच में जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद भी वो उससे डरता नहीं है। पर इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, स्वॉर्ड सेंट वक्त को रोककर उसे फ्रीज कर देते हैं और फिर एक जबरदस्त अटैक करके उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो मारा जाता है। अपना काम निपटाने के बाद वो वहाँ से गायब हो चुके थे। यिंगशुए अब तक पूरी तरह से इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि अब उसने फाइनली अपने मास्टर को पूरी तरह से खो दिया। इधर फॉक्सी ये देखकर हैरान थी कि बिना किसी अटैक के वो बंदा मर कैसे गया। लिहान उस बॉडी के पास जाकर चेक करते हुए बताता है कि उस स्वॉर्ड सेंट ने इसकी सोल पर अटैक किया था। कमाल की टेक्निक जानता था वो। फिर जिया कहती है कि इसमें क्या कमाल का, उसे 2 स्ट्राइक करने पड़े तब जाकर ये फेक बॉडी मरी है। देखते ही देखते वो फेक बॉडी डिसअपियर हो जाती है और उस फेक बॉडी को क्रिएट करने वाला तलिस्मान उनके सामने अपीयर हो जाता है। लिहान को तो अब ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की तलिस्मान यूज करती होगी। तभी उसकी नजर यिंगशुए पे पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल थी। जैसे ही हमारा लिहान उसके पास जाता है, वो उस पर गुस्सा दिखाने लगती है। जिया भी लाइक ये लड़का भी इमोशनल है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं लिहान तो यिंगशुए को उसकी स्वॉर्ड संभाल के रखने को दे रहा था, पर वो लड़की तो टूट जाती है, ये कहते हुए कि मेरे मास्टर के लिए सिर्फ मैं एक डिसाइपल थी, जिसे उन्होंने सिखाया और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरे लिए तो वो पूरी दुनिया थे। मैं बेवकूफ हमेशा ये सोचती रही कि मैं उनके लिए जरूरी हूँ। तभी लिहान कहता है कि हाँ, तुम उनके लिए जरूरी हो, क्योंकि कौन सा इंसान किसी अनइम्पोर्टेंट पर्सन के लिए मरने के बाद भी इतना सोचेगा। ये बोलने के बाद लिहान जैसे ही यिंगशुए पर अटैक करने जाता है, स्वॉर्ड सेंट का स्वॉर्ड उसे उड़ाकर कहीं दूर ले जाता है और ये करके हमारे लिहान ने यिंगशुए को शो कर दिया था कि वो अपने मास्टर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी, कि उन्होंने अपने वेपन में ये स्पेल कास्ट करके रखा है कि जब भी उस पर आंच आएगी वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब तो यिंगशुए को लिहान की बॉडी में अपने मास्टर की झलक मिलने लगती है, जिसे देखकर वो पहले से ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं जिया भी लाइक तुमने साबित कर दिया तुम उस स्वॉर्ड सेंट के आगे कितने ज्यादा कमजोर हो। अब यहाँ तो सब कुछ शांत हो गया था, इसलिए फॉक्सी कहती है कि वो फेक पर्सन तो मर गया, अब यहाँ से कहाँ जाना है। लिहान अपनी स्वॉर्ड बॉक्स को अपीयर करते हुए कहता है कि उस हेलेनियन को ढूंढने। अब दूसरी तरफ हमें लियोनहाइल पवेलियन में उसी डिसाइपल को दिखाते हैं जिसका हमेशा मैंगफो वेज बनाती है। वो हमारे लिहान के प्यार में पड़ चुका था। वो उसकी पोर्ट्रेट बनाकर उसे देख देख के खुश होता है कि तभी उसके सामने हेलेनियन आ जाता है, जो उस स्टूडेंट से पूछ रहा था कि यहाँ के सभी मास्टर कहाँ हैं। उस स्टूडेंट के अपने बात कंप्लीट करने के बाद हेलेनियन उसे बड़ी बेरहमी के साथ मार देता है। जैसे ही उस स्टूडेंट की चीख बाकी सभी मास्टर के कानों में पड़ती है, तो वो सभी तेजी से उसके सामने आ जाते हैं। हेलेनियन को देखने के बाद बाकी दोनों मास्टर, जो कि लिहान को पसंद नहीं करते, वो उसकी शिकायत करते हुए कहते हैं कि ओल्ड मास्टर आप आ गए, देखिए ना लिहान ने सेट की क्या हालत की है। पर वो तो सीधा उन दोनों से कहता है कि मेरे ओल्ड ट्रेजर कहाँ है। वो दोनों हेलेनियन से झूठ बोलते हुए कहते हैं कि वो तो लिहान ने हमसे छीन लिए। ये बोलने के बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि हेलेनियन पता लगा लेगा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, और उनकी बात बिल्कुल सही थी। वो बिना सोचे समझे उन दोनों को मारकर उनके ट्रेजर्स हासिल कर लेता है। अब ये देखने के बाद कि अब उनकी बारी है,
बाकी मास्टर्स भी वहाँ से भागने की कर रहे थे, पर लैंग हुआन वो तो ये कहते हुए हेलेनियन पर झपट्टा मार देती है कि तुमने मेरे मास्टर को जान से मार दिया। वैसे तो लैंग हुआन ने अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त किया था, लेकिन हेलेनियन के पावर के आगे वो टिक नहीं पाती। वो उसके एक पंच से ही काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। हेलेनियन उसके गले को पकड़कर उठाते हुए कहता है कि तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। वो कहता है कि मैंने एक को निपटा दिया तो दूसरा पैदा हो गया। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह से खत्म कर पाता, वहाँ पर ब्लड डीमन की एंट्री हो जाती है। वो अपने बोन स्वॉर्ड को रिलीज करते हुए कहता है कि मास्टर का विजन कितना क्लियर है, वो पहले ही तुम्हें पहचान गए थे। यानी कि वो सस्पिशियस पर्सन जो उस ऑक्शन हाउस से बाहर निकला था वो और कोई नहीं बल्कि हेलेनियन था। अब इसके नेक्स्ट सीन में जैसे ही वहाँ पर ली हान पहुँचता है, वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान था क्योंकि सभी मास्टर्स जमीन पे पड़े हुए थे। तभी अचानक से कोई यिंगशुए के पाँव को पकड़ता है। वो तो जोर से उसे लात मार देती है। तभी उसे देखने को मिलता है कि वो मास्टर तो जिंदा है, तो वो उसे पिल देकर हील करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ मास्टर यी फेंग को देखने के बाद ली हान उनसे सारा माजरा पूछता है, जहाँ मास्टर यी फेंग उसे बताती है कि हेलेनियन यहाँ आया, उसने 2 मास्टर को मारकर सारे के सारे 5 ट्रेजर्स छीन लिए। ली हान के पूछने पर कि लैंग हुआन कहाँ है, मास्टर यी फेंग बताती है कि उसे तो हेलेनियन किडनैप करके ले गया। तभी सेक्ट में एक मिस्टीरियस सी जगह से तेज एनर्जी रिलीज होती है। ये देखने के बाद जिया बिलाई बहुत ही जल्दी सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। ली हान तेजी से उस एनर्जी ब्लास्ट के डायरेक्शन में ही आगे बढ़ने लग गया था। ये देखकर मास्टर ये फेंग कहती है कि वहाँ मरने के लिए क्यों जा रहे हो, अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकलो। पर ये देखकर कि ली हान उनकी बात नहीं मान रहा है, वो चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। वहीं दूसरी तरफ ये एनर्जी अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ से रिलीज हो रही थी, तो ली हान तेजी से वहीं जा रहा था। अंदर जाने पर उन्हें एक चीज रिफाइन होती हुई नजर आती है। ये और कुछ नहीं बल्कि उसी ब्लड डीमन की सोल थी जिसे इसने निकाल कर यहाँ पर रख दिया था। हेलेनियन मजे से चेयर पर बैठा हुआ था। वो तो लिहान को देखकर कहता है कि फाइनली तुम यहाँ आ गए। पर लिहान का सीधा सवाल था, लैंग हुआन कहाँ है? वो तो लिहान को छेड़ते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ मिलने आए हो। क्या तुम्हें सच में वो औरत इतनी पसंद है? अब इतना सुनना था कि हमारा लिहान एक जबरदस्त पंच उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से हिट हो गया था। वो तो कहता है कि तुमने सच में अपनी पावर बढ़ा ली, मजे की बात है, अब तुम्हें हराने में और भी ज्यादा मजा आएगा। उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ पर यिंगशुए और फॉक्सी दोनों ही अपना अपना बदला लेना शुरू कर देती हैं। जहाँ यिंगशुए ने अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर स्लैशेस लगा दिए थे और फॉक्सी ने अपने पंजों का यूज करके उसे चीर फाड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने ब्लड का यूज करके खुद को रिवाइव कर लेता है। ये देखने के बाद किसने इमॉर्टैलिटी हासिल कर ली, हमारी जिया परेशान हो जाती है। अब हेलेनियन के साथ लिहान की फाइट शुरू हो चुकी थी। लिहान उसके साथ फाइट करते हुए कहता है कि मैंने आज सुबह डिस्कवर किया था उस ब्लड डीमन के पास से एक सोल मिसिंग थी। हेलेनियन तो बड़े बेशर्मों की तरह कहता है कि होगी भी क्यों ना, वो मेरे प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि उस ब्लड कोर से मैं अपने सोल को जिंदा रख सकता हूँ। अब उसका प्लान सुनने के बाद ये दोनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो उसके प्लान को डिस्ट्रॉय कर देंगी, यानी कि अब उन्हें उस पिल को खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही फॉक्सी इसे अटेम्प्ट करती है, हेलेनियन उस पर एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। बेचारी फॉक्सी तो अपने छोटू से फॉर्म में आ जाती है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। यहाँ लिहान और यिंगशुए काफी आसानी से उसे घायल करते जा रहे थे और वो बंदा तो जैसे चाहता ही था कि उसे मार दिया जाए। जिया उसकी इस तरीके की हरकत देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये अपनी पूरी पावर शो क्यों नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने रेजिस्ट क्यों नहीं कर रहा। वो लिहान से कह देती है कि लिहान कुछ गड़बड़ है। जैसे ही हेलेनियन आधा अधमरा हो जाता है, तभी वो 2 पर्सन्स को बाहर निकालता है, जिसे कि उसने 5 सीक्रेट ट्रेजर की हेल्प से जिंदा करके रखा हुआ था। ये 2 पर्सन और कोई नहीं बल्कि लैंग हुआन और स्वॉर्ड सेंट है, जिसकी रिमेनिंग बॉडी अभी भी बची हुई है। यहाँ पर हेलेनियन एक एक करके अपने सारे राज खोलने शुरू कर चुका था। वो कहता है कि उसने उस सिटी को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट इसलिए किया था ताकि वो एक एक करके सभी की सोल को एब्जॉर्ब करके अपनी सोल को पावरफुल कर सके, जो कि उसने किया भी। स्वॉर्ड सेंट को जब इस बारे में पता लगा तो उसने उसे भी मार दिया और फिर उसके रिमेन्स को रख लिया अपने पास अपने फायदे के लिए। और अब उसने लैंग हुआन का यूज करके सोल एल्केमी परफॉर्म की, जिससे अगर उसे मारा जाएगा तो लैंग हुआन मर जाएगी। इसका मतलब उसकी सोल पर जितनी भी चोट होगी वो सबसे ज्यादा लैंग हुआन को इफेक्ट करेगी। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी लवर का यूज करके खुद को मारूंगा और फिर अपनी सोल का यूज करके मैं स्वॉर्ड सेंट की बॉडी में चला जाऊंगा। स्वॉर्ड सेंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं उसके जितना पावरफुल होकर गॉड रियल में एंटर कर जाऊंगा और सन ऑफ गॉड बन जाऊंगा। जिया समझ जाती है कि गॉड रियल में जाने के लिए यानी सन ऑफ गॉड बनने के लिए आपको सबसे पहले मरना होगा, और इस बंदे ने क्या कमाल का प्लान बनाया है। वो तो हमारे लिहान से कहता है कि अब तुम अपनी प्रेमिका को कभी नहीं बचा सकते, पर लिहान तो उसकी छाती में स्वॉर्ड घुसाते हुए कहता है कि खबरदार अगर मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की तो। पर लिहान के इस अटैक की वजह से वो मर जाता है।
फाइनली वो उसने सोल पिल को कंज्यूम कर लिया था, जिसके बाद वो एक ब्लड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है स्वॉर्ड सेन की बॉडी के अंदर। धीरे धीरे उसने 5 मिस्टीरियस ट्रेजर को भी अब्सॉर्ब कर लिया था और अब वो बॉडी देखते ही देखते एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ जी उठती है। जैसे ही हेलेनियन स्वॉर्ड सेन की बॉडी में एंटर होता है, यिंगशु अपने मास्टर के पास दौड़ती है, लेकिन वो तो उसे घायल कर देता है और अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जैसे ही ली हान उस पर अटैक थ्रो करता है, वो समझ जाता है कि अब इससे लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि स्वॉर्ड सेन की बॉडी में होने की वजह से वो उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था, यानी कि सारे स्किल्स भी सीख चुका था। हेलेनियन के साथ फाइट करते हुए हमारे ली हान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वो तो कहता है कि देखो, मैं सिर्फ अपनी 30% पावर का यूज कर रहा हूँ और तुम उसी में हार जा रहे हो। ली हान ने उस स्वॉर्ड सेन की पूरे के पूरे स्वॉर्ड रेलिक को बाहर निकाल लिया था। वो कहता है कि तुम अभी भी स्वॉर्ड सेन के बारे में कुछ नहीं जानते, पर हेलेनियन को इससे कोई मतलब नहीं, बल्कि वो तो बस किसी तरीके से ली हान को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है। यहाँ फॉक्सी को दिखाते हैं, जो कि जिया से कह रही थी कि तुम हमारे ली हान की हेल्प करो ना, वरना वो मारा जाएगा। पर जिया कहती है कि अगर वो मरता है तो उसे मरने दो। वैसे भी मुझे लगता है कि हेलेनियन सन ऑफ गॉड बनने के लिए बेहतर है। देखो, वो पावरफुल है, रूथलेस है और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। पर फॉक्सी का कहना था कि हेलेनियन बेकार बदतमीज किस्म का इंसान है, उससे तो बेहतर हमारा ली हान है, वो हमारा दोस्त है ना। जिया भी लाइक कि अगर तुम्हारा दोस्त है तो उसके लिए जान दे दो। अब इस बात पे तो बेचारी फॉक्सी की बोलती ही बंद हो जाती है। वो तो कहती है कि लगता है ये ली हान से गुस्सा है, इसी वजह से कोई एक्शन नहीं ले रही। वहीं अब तक हेलेनियन के साथ फाइट करते हुए ली हान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। हेलेनियन ली हान को मारने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें अब भी रिवेंज लेना है? चलो वैसे मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ मुझसे लड़ने का। अपने दोस्तों की सारी लाइफ एनर्जी को यूज करो, पावरफुल हो जाओ और मुझसे फाइट करो। पर ली हान ऐसा नहीं करना चाहता था। पर यिंगशु कहती है कि अगर ऐसा करने से तुम उसे हरा सकते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो। फॉक्सी भी उसके सामने आते हुए कहती है कि हाँ, अगर तुम मेरी लाइफ एनर्जी यूज करके इसे हरा सकते हो तो तुम 4-5 दिन की लाइफ एनर्जी ले सकते हो। ली हान भी लाइक बस 4-5 दिन की। ली हान ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। ये देखने के बाद हेलेनियन भी लाइक ठीक है, फिर साथ में मरो। यिंगशु तो ली हान को डांटते हुए कहती है कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम, हेजिटेट क्यों कर रहे हो? अगर मैं हेलेनियन के हाथों से मरी ना तो भूत बनकर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलेनियन ने तो ऑलमोस्ट हमारे ली हान की जान ले ही ली थी, वो मरने ही वाला था। हेलेनियन कहता है कि तुम और वो स्वॉर्ड सेन कितने ज्यादा बेवकूफ हो, इतने पावरफुल होने के बाद भी एकदम इमोशन फुल। तुम लोगों को हराना बाएं हाथ का खेल है। तभी जिया टाइम को रोकते हुए ली हान से कहती है, तुम्हारी विल पावर इतनी वीक कब से हो गई कि तुम मरने की कगार पर आ गए हो? लेकिन तभी अचानक से उसे ली हान की वो मिस्टीरियस हंसी सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो भी खौफ खा जाती है। ली हान का ऑरा अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था। जिया काफी ज्यादा अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है कि कैसे आखिर इसने स्वॉर्ड सेन की पावर को कैसे हासिल किया? सारी गुत्थी सुलझाने के बाद वो कहती है कि बेवकूफ लड़के, तूने मरने का नाटक किया, खुद को मौत के करीब भेजा ताकि तू स्वॉर्ड सेन के साथ बात करे, उसकी पावर को इनहेरिट करे, या फिर तूने उसकी सारी पावर को समझ लिया। पर जो भी हो, अब ली हान के पास स्वॉर्ड सेन की सारी पावर्स थी, तो वो उसी स्वॉर्ड सेन की स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करने लगता है, जिसे देखकर जिया भी लाइक बेवकूफ लड़के, इस बार तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। हर बार वो मरने का नाटक करता था और जिया पकड़ लेती थी, लेकिन इस बार सच में उसने नाटक किया और जिया नहीं पकड़ पाई, इसलिए वो बहुत ज्यादा हैरान है कि ली हान ने उसको भी चकमा दे दिया और बैक ऑफ द माइंड उसके पास एक पावरफुल प्लान था। वो स्वॉर्ड सेन के स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक जबरदस्त थ्रो कर चुका था। इस जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को देखने के बाद हेलेनियन डरते हुए कहता है कि आखिर कैसे, तूने स्वॉर्ड सेन की पावर कैसे हासिल की? पर ली हान तो एक मुस्कुराहट के साथ उसके स्वॉर्ड को ब्रेक करते हुए वो स्वॉर्ड उसकी छाती के अंदर घुसा देता है। हेलेनियन को समझ नहीं आता कि आखिर इस स्वॉर्ड सेन के साथ ऐसी पावर थी, उसे क्यों नहीं पता? वो हजारों सालों तक उसे फॉलो करता रहा, 1 साल तक उससे टेक्निक सीखता रहा, लेकिन फिर भी वो ये सब नहीं जान पाया। पर ली हान ने पहले ही इस सीक्रेट को पता लगा लिया था कि वो जब तक लाइफ और डेथ सिचुएशन में नहीं पहुंच जाता, तब तक वो इस इनहेरिटेंस को अच्छे से हासिल नहीं कर पाएगा। ली हान कहता है कि शुक्र मनाओ, वो स्वॉर्ड सेन तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था। पर वो तो हंसते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी इमॉर्टल हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं खुद इस लायक हूँ कि कोई मुझे नहीं मार सकता। ली हान तो एक चुटकी बजाते हुए कहता है कि किसने कहा कि तुम इमॉर्टल हो? और उस हेलेनियन की बॉडी के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो तड़पने लगा था क्योंकि उसकी सारी बॉडी से खून रिलीज होता जा रहा था। जिया फिर से हैरान रह जाती है कि अब इस लड़के ने ऐसा कैसे किया। पता लगता है कि हमारे ली हान ने पहले ही पता लगा लिया था कि उस ब्लड डीमन के साथ क्या दिक्कत है। ये जानकर कि वो ली हान के प्लान में बुरी तरीके से फंस गया है, हेलेनियन को यकीन नहीं होता।
जैसे ही ली हान ब्लड डीमन का नाम लेता है वैसे ही वो हेलेनियन की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल गया था। ब्लड डीमन बिल्कुल सही सलामत था। वो ली हान से कहता है कि बॉस, आपने मुझे पहले निकलने को क्यों नहीं कहा? कितनी देर से मैं इसकी ब्लड की स्मेल महसूस कर रहा हूँ जो कितनी बुरी थी। ब्लड डीमन को बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद हेलेनियन के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें खुद अपने हाथों से रिफाइन किया था, आखिर तुम वापस से जिंदा कैसे हो सकते हो? पर वहीं ब्लड डीमन क्या कहना था कि शायद तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं है, चलो इसके लिए तुझे एक रिटर्न गिफ्ट देता हूँ। और फिर वो उसकी क्या जबरदस्त कुटाई लगाता है। ब्लड डीमन सच में हेलेनियन से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो थोड़ी ही देर में उसकी हालत खस्ता कर देता है, अपने टेंटिकल्स को उसकी बॉडी के आर पार धंसाकर। यहाँ तो हमारे ब्लड डीमन ने उसकी बॉडी में मौजूद सारे लाइफ एसेंस को भी एब्जॉर्व कर लिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, एक नॉर्मल पर्सन जितना। अब इससे पहले कि ब्लड डीमन उसे जान से मार पाता, हमारा ली हान उसे रोक देता है। ब्लड डीमन को समझ नहीं आता कि आखिर ली हान इस पॉइंट पर आकर उसे रुकने को क्यों कह रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ हेलेनियन को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो स्वॉर्ड सेंट उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए ली हान उसे नहीं मार सकता। पर ली हान तो साफ साफ कह देता है कि वो स्वॉर्ड सेंट नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो अकेला उसे मारना चाहता है। उसके अलावा भी उससे बहुत लोग बदला लेना चाहते हैं और यहाँ उसका सीधा सीधा इशारा यिंगजुए की तरफ था। वो हेलेनियन को पूरी तरीके से ट्रैप करके यिंगजुए के सामने पटकते हुए कहता है कि इसे मार लो और इससे अपना बदला ले लो। यिंगजुए कहती है कि सच में तुम चाहते हो कि मैं इसे जान से मारूं? हमारा ली हान तो कहता है कि अब वो स्वॉर्ड सेंट है ना, तो वो पुराने स्वॉर्ड सेंट का बदला तो जरूर लेगा, तो इसलिए यिंगजुए जैसे चाहे वैसे इसे खत्म कर सकती है। यिंगजुए तो फटाफट अपने स्वॉर्ड को उसकी छाती में घुसाते हुए कहती है कि मैं आज तुम्हें मौत के घाट इसलिए उतारूंगी क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे मास्टर तुम्हें इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हें मारने के लिए छोड़ रखा है। उनके मोराल्स इतने ज्यादा हाई थे कि वो कभी भी अपने स्टूडेंट को हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते। वो तो उसकी बॉडी पे 1000 कट्स लगा देती है। हर कट के साथ उसका पेन बढ़ते जा रहा था। लाइफ एसेंस पूरी तरह से छिनने की वजह से अब वो अपनी पावर भी यूज नहीं कर सकता। पर इससे पहले कि यिंगजुए उसे जान से मार पाती, हेलेनियन कहता है कि शायद तुम अपनी लवर के बारे में भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि उसकी सोल मेरे सोल के साथ कनेक्ट है। अगर मैं मारा गया तो वो भी जिंदा नहीं बचेगी। और ये बोलने के बाद वो वहाँ पर एक कॉफिन को अपीयर कर देता है जिसमें और कोई नहीं बल्कि लैंगहुआन लेटी पड़ी थी। जितने जख्म हेलेनियन की बॉडी पर मौजूद थे उतने ही जख्म हमारी लैंगहुआन की बॉडी पर भी मौजूद थे। वो तो हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे मारोगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उसे भी खो दोगे, तो क्या तुम उसे खोना अफोर्ड कर सकते हो? ली हान उसकी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला था, इसलिए वो यिंगजुए से कहता है कि इसे मारो। वो तो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसकी बॉडी के आर पार छेद कर देती है। हेलेनियन को यकीन नहीं होता कि ली हान उसे मारने को तैयार है, अपने लवर को खोने को तैयार है। पर ली हान को ट्रिक करना इतना आसान थोड़ी ना था। वो तो उसकी बॉडी में स्वॉर्ड घुसाकर उसे जान से मार ही देता है। वैसे यहाँ ली हान ने हेलेनियन की इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी थी कि हमारी जियाब को भी एक पल को सोचना पड़ जाता है। वो ली हान से कहती है कि अगर तुम इसे ट्रिक कर सकते हो तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे खिलाफ भी साजिश कर रहे हो। ली हान तो कहता है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश करके मुझे क्या मिलेगा, जबकि तुमने मुझे जिंदा करके रखा है। तुम जब चाहो तब मुझे मार सकती हो। एक डिवाइन एनवॉय होने के नाते तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पावर है, तो मैं तुमसे पंगा क्यों लूंगा? अब ये बातें सेंस बना रही थी, इसलिए जिया का डाउट वहीं के वहीं गायब हो जाता है। वरना वो इतनी ज्यादा हैरान थी कि हमारे ली हान ने इतने प्लान्स बनाए वो भी उसके नाक के नीचे से उसे पता ही नहीं चला। यहाँ ली हान के अटैक के बाद हेलेनियन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं मरकर दोबारा जिंदा हो सकता हूँ। मैंने मौत को इतना करीब से देखा है कि अब मुझे सन ऑफ गॉड बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर ली हान उसकी ये गलतफहमी दूर करते हुए कहता है कि तुम शुरू से गलत हो और हाँ, डेथ की मिस्ट्री अभी तक तुमने अच्छे से सुलझाई नहीं है। तभी अचानक से बात करते हुए हेलेनियन को जिया नजर आ जाती है। वो डरते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो? जैसे ही जिया कहती है कि मुबारक हो, तुम मुझे देख पा रहे हो, इसका मतलब तुम मौत के बहुत करीब हो। वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डेथ फेरी है। अपने सामने डिवाइन मैसेंजर को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया, लेकिन तुम मुझे सन ऑफ गॉड नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि मैं शुरू से गलत हूँ। और धीरे धीरे उसके ऐसा कहते ही उसकी बॉडी डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। उसके पूरे वैनिश होने के बाद हमारी फॉक्सी रोते हुए कह रही थी कि ली हान उसे मरने मत दो, नहीं तो मेरी ब्यूटीफुल मास्टर मर जाएगी। पर ली हान तो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसका कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ इस दुनिया से मिट चुका है। अब उसके मरने के बाद यिंगजुए को खुशी भी हो रही थी और दुख भी, ये सोचकर कि लैंगहुआन अब नहीं बची। पर हमारा ली हान काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये बोलने के बाद वो ब्लड डीमन के पास जाता है और उसे कहता है कि जो लाइफ एसेंस तुमने एब्जॉर्व किया है उसमें से मुझे कुछ चाहिए। वो तो खुशी खुशी अपने बॉस को निकाल कर दे देता है। इसमें हेलेनियन के कुछ अंश मौजूद थे, इसलिए जैसे ही वो इसका यूज करके लैंगहुआन को जिंदा करने लगता है,
अब ये देखकर फॉक्सी डरते हुए कहती है कि कहीं अब इसके अंदर हेलेनियन जिंदा ना हो जाए। पर वहीं दूसरी तरफ लीहान अपनी हरकतों के लिए लैंगहुआन से माफी मांग रहा था, क्योंकि उसने जाने अनजाने में उसे मौत के घाट उतार दिया। पर लाइफ एसेंस डालते ही वो वापस से जिंदा हो जाती है और इस चीज की खबर हमारी जिया देती है, ये कहते हुए कि फाइनली हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। इधर जैसे ही लैंगवान को होश आता है, वो अपने सामने लीहान को देखती है, जो कि कन्फेशन कर रहा था कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं हेलेनियन को मारने में इतना खो गया कि मुझे तुम्हें भी जान से मारना पड़ा। पर अब सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। उसकी बात खत्म होने से पहले ही लैंगवान उसे एक जोर का मुक्का जड़ देती है। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, वो फटाफट से एक्शन लेते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाती है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा तैयार हो जाता है और वो सारे के सारे लोग उसमें गिर जाते हैं। सभी के उस गड्ढे में नीचे गिर जाने के बाद हमें लैंगवान के पास एक सीक्रेट ट्रेजर दिखाया जाता है। अभी उसने उसी ट्रेजर का यूज किया था और जब जिया ये नोटिस करती है तो वो एक डेविल स्माइल देने लगती है, जैसे कि वो सब कुछ समझ गई हो। वहीं दूसरी तरफ हमें लीहान को दिखाते हैं, जो एक इल्यूजन में ट्रैप हो चुका था। अपने आसपास नजर दौड़ाने के बाद उसे जिया और लैंगवान दोनों की ही आवाजें सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि वो दौड़कर उन तक पहुंच पाता, तभी नजर आता है कि वो अपने बेड से नीचे गिर गया है। उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक से अपने बेड पर कैसे पहुंच गया। तभी उसे अपने सामने 3 अननोन पर्सन नजर आते हैं। उनसे पूछने पर कि वो कौन है, वो उसके सामने उसे मास्टर बोलते हुए ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। वो हमारे लीहान को डिवाइन सन बोल के ग्रीट कर रहे थे। लीहान उनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। वो लोग तो उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मास्टर, आपका ट्यानदा ऑर्गेनाइजेशन में स्वागत है। ट्यानदा ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनने के बाद लीहान समझ जाता है कि इन सारे खेल का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि ट्यानदा ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो कहता है कि तुम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंट है, इतने सालों तक इंतजार किया। वो उसमें से एक बंदे से कहता है कि अपने लीडर का नाम बताओ, पर वो तो कहता है कि मास्टर आप ही हमारे लीडर हैं। अब उसकी ज्यादा बकवास तो लीहान को सुननी नहीं थी, इसलिए वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उसका गला अलग कर देता है। अब ये देखकर बाकी सभी डरने की बजाय खुश होते हुए कहते हैं कि मास्टर आप तो सच में कितने ज्यादा औसम है। एक स्वॉर्ड सेंट होने के नाते आपके हाथों से मरना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। वो तो खुशी खुशी मरने को तैयार था। लीहान उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, लेकिन उसका ये रवैया उसे पसंद नहीं आता, इसलिए वो बस उसके सर पे एक हल्की सी चोट मारकर बेहोश कर देता है। अब ये देखकर तो दूसरा वाला पर्सन काफी ज्यादा डर गया था, पर लीहान उससे ज्यादा बहस नहीं करता, बल्कि दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, जहाँ बहुत तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। बाहर निकलकर वो एक क्लिफ की चोटी तक पहुँच गया था। उसे आगे बढ़ता ना देखकर जिया उसे छेड़ते हुए कहती है कि ये बस एक इल्यूजन है। अब ये मत कहना कि तुम्हें आगे बढ़ने से डर लग रहा है। उसकी बातों से लीहान समझ गया था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, इसलिए स्वॉर्ड मारकर उस इल्यूजन को ब्रेक करके आगे बढ़ने लग जाता है। जिया से लीहान का सवाल था कि मैं कितने दिनों से बेहोश था। वो तो कहती है कि तुम्हारे ऊपर ड्रीम स्पेल कास्ट किया था, मुझे तो लगा तुम्हें 5 से 6 दिन लगेंगे होश में आने में, पर तुम तो एक ही दिन में होश में आ गए। लीहान उससे पूछता है मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? वो तो कहती है अपनी प्यारी मास्टर से पूछो ना, मुझे कैसे पता होगा। लीहान भी लाइक मेरे साथ साथ तुम भी बेहोश हो गई थी क्या? पर जिया तो उसे छेड़ते हुए कहती है कि हर चीज तुम्हें इतनी आसानी से बताने में मजा नहीं आता, मुझे तुम्हें परेशान देखना बहुत पसंद है। जिया को पता था कि लीहान के दिल में लैंगहुआन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो कहती है कि अब मुझे देखना ये है कि तुम अपनी प्यारी मास्टर को कैसे ट्रीट करते हो, ये जानने के बाद भी कि उसने तुम्हें धोखा दिया। लीहान चलते चलते एक और सोल अरे के पास पहुंच गया था। वो हंसते हुए कहता है कि शायद इन लोगों को पता नहीं कि मेरी बेस्ट टेक्निक है कि मैं ब्रीचल को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और फिर वो अपने 2 फिंगर का यूज करके उस सोल अरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करते ही रियल वर्ल्ड में उसके सामने लैंगहुआन अपीयर हो जाती है, जो उसे वहाँ देखकर हैरान थी, पर थोड़ी ही देर में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो उसे मास्टर बोलकर ग्रीट करने लगती है। पर लीहान भी लाइक अब तो आप मेरी मास्टर हैं, आपके पास तो सच में कमाल की एक्टिंग स्किल्स है, मुझे बेवकूफ बना दिया। पर यहाँ हमारी लैंगहुआन की बातों से लीहान को पता लगता है कि वो इतने सालों से अपनी आधी मेमोरी के साथ जी रही थी। जैसे ही हमारे लीहान ने उसे हेलेनियन की लाइफ दी, उसकी मेमोरी में लगा हुआ सील ब्रेक हो गया और उसके पास उसकी मेमोरीज वापस आ गई, जिससे उसे पता लग गया कि वो तियानदाओ सेक्ट के लिए काम करती है, ना कि लियोन हाई पवेलियन के लिए। उसकी बातें सुनने के बाद लीहान भी लाइक तो तुम ऐसा कहना चाहती हो कि तुम मजबूर हो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर तियानदाओ सेक्ट ने तुम्हें लियोन हाई पवेलियन में क्यों भेजा था। लैंगहुआन तो साफ साफ कह देती है कि आपका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पर लीहान कहता है कि मेरे हिसाब से तियानदाओ सेक्ट ने तुम्हें लियोन हाई पवेलियन में हेलेनियन पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हेलेनियन सन ऑफ गॉड है। अनफॉर्चुनेटली वो सन ऑफ गॉड नहीं निकला
और मैं पकड़ा गया। अगर तुमने इस बारे में कुछ नहीं कहा तो मैं समझूंगा कि यही सच है। वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद ली हान लैंग हुआन से ये कहता है कि मेरे दोस्त कहाँ हैं, पर लैंग हुआन सीधा सीधा कह देती है कि मुझे नहीं पता, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। पर ली हान समझ जाता है कि ये बस बताना नहीं चाहती। लैंग हुआन का कहना था कि यहाँ पर तियानदाओ सेक्ट में बहुत ही पावरफुल लोग हैं, उनसे उलझना उसकी लाइफ को रिस्क में डाल सकता है, इसलिए वो चुपचाप यहाँ शांति से पड़ा रहे। पर ली हान तो उसके ऊपर स्वॉर्ड तानते हुए कहता है कि तुम तियानदाओ सेक्ट से डरती हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी डरता हूँ। तभी वहाँ पर तियानदाओ सेक्ट का एल्डर आ जाता है, जो ली हान को देखकर कहता है कि लैंग हुआन, सन ऑफ गॉड बाहर क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे उनका ख्याल रखने को कहा था ना, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो हम कैसे इस चीज को रिपे करेंगे? तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इसके लिए तुम्हें सजा देना तो बनता है। ये बोलने के बाद वो हमारे लैंग हुआन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बदले वो रेजिस्ट नहीं कर पाती और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। इससे पहले कि ये मास्टर उसे मार पाता, हमारा ली हान उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि शायद आप यहाँ पर नए आए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि लैंग हुआन मेरी सर्वेंट है। अगर उसे किसी तरह का कोई सबक सिखाना है तो वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। ये बोलने के बाद वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उस एल्डर को समझ आ जाता है कि हमारे ली हान के रहते वो लैंग हुआन को कुछ नहीं कर सकते। अब ली हान तो वहाँ से जाने की कर रहा था, पर ये मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं कि कुछ ही दिनों में सन ऑफ गॉड कॉन्फ्रेंस होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर रुकें, क्योंकि आप वहाँ के वीआईपी हैं। ली हान समझ आता है कि ये लोग किसी के रिप्लेसमेंट पर उसे यूज करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर जिया पेयर हो जाती है उस बंदे की मन की बात जानने के लिए। वो उसे चेक करके बताती है कि ये बंदा वहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाकर सन ऑफ गॉड के साथ डील करना चाहता है, ताकि वो डिवाइन रियल्म में जा सके। इसके एम्बिशंस तो बहुत बड़े हैं। ली हान उस एल्डर से कहता है कि देखिए, अगर आप मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो मैं यहाँ रुकूंगा, वरना मैं यहाँ से चलता बनूंगा। वो तो कहते हैं कि ठीक है, आपके रख रखाव का जिम्मा लैंग हुआन पर है। वो लैंग हुआन से कहते हैं कि अगर मास्टर को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। अब लैंग हुआन को ली हान की खातिरदारी करनी थी, तो उसे सबक सिखाने के लिए हमारा ली हान भी कम मौके नहीं छोड़ता। जैसे ही लैंग हुआन उसे उसके रूम में ले जाने लगती है, वो तो उसके कंधे पे चढ़ के बैठते हुए कहता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी गोद में लेकर जाओ। बेचारी कुछ नहीं बोल पाती, उसे कंधे पे उठाकर उसके रूम तक लेकर जाती है। अब ली हान तो कल्टीवेशन में बिजी हो गया था। पीछे से इस मौके का फायदा उठाते हुए लैंग हुआन वहाँ से अपने एल्डर को रिपोर्ट करने के लिए पहुँच जाती है। ली हान ने जिया को आसपास की जगह का जायजा लेने के लिए भेजा था, इसलिए जैसे ही वो वापस आती है, ली हान कहता है कि तुम्हें क्या पता लगा? जिया कहती है कि कुछ खास नहीं, कुछ चींटियों का झुंड तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो उनकी सोच पर हंसी आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे काफी पावरफुल लोग मौजूद हैं, जैसा कि तुम्हारी प्यारी मास्टर ने तुम्हें बताया था। इसका मतलब ये है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। ली हान समझ आता है कि क्यों लैंग हुआन इन लोगों के इशारों पर नाच रही है। अब उसे फिर से लैंग हुआन के बारे में तारीफ करता देखकर हमारी जिया चिढ़ते हुए कहती है कि भूलो मत, वो पहली ऐसी लड़की है जिसने तुम्हें बिट्रे करने के बारे में सोचा। वैसे अगर तुम कहो तो मैं उसे जान से मार दूं। ली हान कहता है कि फिलहाल वो मेरी सर्वेंट है, यानी कि मेरी मुट्ठी के नीचे, तो जब चुटकी बजाने से काम हो सकता है तो उसके लिए तलवार उठाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उसने लैंग हुआन को सबक सिखाने के लिए और भी बहुत सारे प्लान्स बना के रखे हैं। इधर दूसरी तरफ लैंग हुआन को दिखाते हैं अब तक उसके साथ जो भी हुआ था, ली हान ने जो किया था, उसने वो सारी घटना इस एल्डर को बता दी थी, जिसे सुनने के बाद वो एल्डर समझ आते हैं कि वो लड़का बहुत ज्यादा समझदार है। वैसे इन्हें पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन इन्हें थोड़ा थोड़ा शक है कि हमारा ली हान सन ऑफ गॉड है। इस पर लैंग हुआन कहती है कि आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के के पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं, बल्कि उसकी कल्टीवेशन अच्छी है। पर एल्डर तो उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसकी पावर के आगे हार मान चुके हैं तो हम रिस्क नहीं लेने वाले। अगर वो सन ऑफ गॉड है तो उसके जैसे हमारे तियानदाओ सेक्ट में लाखों मौजूद हैं। मतलब इनका इरादा भी अपने सेक्ट में से किसी को सन ऑफ गॉड बनाने का है और उसे कंट्रोल करने का है, क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीम पावर होती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फॉक्सी को दिखाते हैं, जो कि मास्टर यी फेंग के साथ एक पोर्टल ढूंढ रही थी, जिससे वो लोग ली हान तक पहुंच सके। 3 दिनों की चढ़ाई के बाद फाइनली वो एक ऐसे क्लिफ तक पहुंच जाते हैं जहां पर अगर खुदाई की जाए तो वो लोग ली हान तक पहुंच सकते हैं। मास्टर यी फेंग जब अपने वेपन का यूज करते हुए वहां पर वो सीक्रेट डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो वो काफी ज्यादा छोटा था। वो फॉक्सी से कहती है कि आपको लगता है मैं इसके अंदर से जा सकती हूँ? फॉक्सी तो काफी तेजी से वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी ली हान के पास जाने के लिए, पर ये देखने के बाद मास्टर यी फेंग भी लाइक आप जाओ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। फॉक्सी को पता लग गया था कि ये डरपोक है एक नंबर की, इससे कुछ नहीं होगा, तो वो खुद ही चली जाती है। दूसरी तरफ हमें तियानदाओ सेक्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लैंग हुआन बेचारी सफाई कर रही थी और हमारा ली हान उसे परेशान करने के लिए ग्रेप्स के छिलके फेंके जा रहा था। वो जितनी बार भी सफाई करती, ली हान उस जगह को गंदा कर देता। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। लैंग हुआन का बिहेवियर देखने के बाद ली हान उसे ताना मारते हुए कहता है कि लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती और शायद तुम मुझसे डरती भी नहीं हो, इसलिए तुम मुझे बिट्रे किया। वो इनकी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो
लीहान उसके सामने जाते हुए कहता है कि मेरे साथ प्रैक्टिस करो, फिर मैं तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। लैंगवान इस चीज के लिए रेडी थी। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर हमारे लीहान के ऊपर जबरदस्त स्लैशेस लगाना शुरू कर देती है। लीहान उसकी गलती गिनवाते हुए कहता है कि क्या तियानदाओ सेक्ट वालों के पास इतने इल्यूजन ट्रिक्स है, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? तुम तो अपने मास्टर का सिखाया हुआ अभी सब कुछ भूल गई हो। सच कहूँ तो वो फैंटेसी विंड लैंगवान तुमसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं। लिहान ने उसे इमोशनल कर दिया था। वो गहरी सोच में डूब जाती है और लिहान इसी मौके का फायदा उठाकर अपने स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार करने वाला था, पर वो बीच में ही रुक जाता है, ये देखकर कि लैंगवान मरने को तैयार है। लैंगवान का कहना था कि मैं तो वैसे भी एलेनियन के हाथों से मरने ही वाली थी, पर तुमने मेरी मेमोरीज को वापस लाया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लिहान तो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकता हूँ, या तो मैं रहूंगा या फिर ये तियानदाओ सेक्ट। उसने सीधे सीधे शब्दों में हमारी लैंगवान से ये कह दिया था कि या तो वो उसके साथ जुड़ जाए या फिर तियानदाओ सेक्ट के साथ मारी जाए। जिया को भी ये बातें बहुत ज्यादा हार्श लग रही थी। वो तो कहती है कि तुमने बेचारी को डरा दिया। अब लिहान को याद आता है कि वो तो उसकी मेट है। वो कहता है कि खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। और जब वो खाना बना के लाती है, खाना देखकर लिहान के होश ही उड़ जाते हैं। जिया भी लाइक ये तो इतनी टैलेंटेड थी और इतना गंदा खाना बना के लाई है, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। इससे पहले कि लिहान और जिया इस बारे में और बात कर पाते, तभी लिहान को किसी के आने की आहट होती है और वो अपना वेपन लेकर तैयार हो जाता है। पर ये और कोई नहीं, हमारी फॉक्सी थी, जो कि इस अटैक से डरते हुए कहती है कि लिहान मैं इतनी मुश्किल से तुमसे मिल आई हूँ और तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते हो। यहाँ अगर इस सीरीज में किसी को सबसे ज्यादा अगर हमारे लिहान की परवाह और फिक्र है तो वो हमारी फॉक्सी है, जो आती लिहान से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। पर जिया कहती है कि तुम्हें पता है लिहान यहाँ का गेस्ट ऑफ ऑनर है और उसकी मेड पता है कौन है, तुम्हारी प्यारी लैंगवान। फॉक्सी तो जिया से कहती है कि सच में ऐसा है। इससे पहले कि वो अपनी बात को कंटिन्यू कर पाते, लिहान को याद आता है कि लैंगवान तो यहीं खड़ी है, तो वो उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और उसके जाने के बाद हमारी जिया फॉक्सी को डिटेल में सारी कहानी सुनाती है कि कैसे लैंगवान उसे मारकर यहाँ पर लेकर आई है तियानदाओ सेक्ट के पास। फॉक्सी को तो यकीन नहीं होता कि उसकी ब्यूटीफुल मास्टर गद्दार निकलेगी। वो तो गुस्से के मारे कपड़ा चबाना शुरू कर देती है। पर तभी थोड़ी देर के बाद लैंगवान की एंट्री हो गई थी, जो कि लिहान का बिस्तर करने आई थी। जिया तो लिहान को छेड़ते हुए कहती है कि खाना बनवा लिया, बिस्तर करवा रहे हो, अब क्या साथ में सोना है? बेचारे के गले में तो खाना अटक जाता है। वो कहता है साथ में सोने का प्लान बुरा नहीं है, वैसे कुछ भी कहो हमारे इमोशनलेस हीरो के दिल में प्यार की घंटी तो बज रही है, थोड़ी थोड़ी सही पर बज रही है। जैसे ही वो ये कहते हुए लैंगवान की तरफ देखता है, उसे शर्माता देखकर वो कहता है कि नहीं नहीं बस बिस्तर कर दो। अब इसी नोकझोंक के बीच में हमें लॉर्ड ली को दिखाते हैं। ये वही बंदा है जो कि पहले लिहान के साथ उसके टीम में काम करता था, लेकिन फिर बाद में अलग हो गया। वो कुछ गुंडों को मार रहा था क्योंकि उन्होंने लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ था। अपना काम खत्म करने के बाद उसके सामने मैंगफो हाजिर हो जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम हर बार मेरे काम के बीच में कैसे पहुंच जाती हो? पर मैंगफो काफी ज्यादा सीरियस होकर बताती है कि बॉस ने भेजा है, ये कहते हुए कि उन्हें उस बंदे के बारे में आइडिया है जिसे आजकल तुम ढूंढ रहे हो। अब पता नहीं वो कौन सा बंदा था। उसके बारे में सुनकर तो लॉर्ड ली के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। जैसे ही सुबह होती है, तियानदाओ सेक्ट के एल्डर अपने 2 स्टूडेंट्स को ढूंढते ढूंढते लिहान के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां अंदर से उसे अपने डिसाइबल्स की पिटने की आवाजें सुनाई देती है। लिहान दरवाजा खोलकर बाहर आकर कहता है कि आपके ये डिसाइबल रात को मेरे कमरे के बाहर सो रहे थे। जब मैंने अंदर बुलाया, थोड़ी खातिरदारी की तो इनका ये हाल हो गया। अब ये सुनकर तो तियानदाओ सेक्ट के एल्डर ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि वो इन्हें जानते ही नहीं है। वो कहते हैं ये बच्चे बेवकूफ हैं, मैंने इन्हें आपका ख्याल रखने के लिए भेजा, देखो इन्होंने आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी, मैं आगे से इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये बोलने के बाद वो उन लड़कों को वहाँ से भेजकर हमारे लिहान से कहता है कि मैं तो आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, आपसे मुझे बात करनी थी कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसलिए वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन कर देता है जो कि एक तरीके का पोर्टल था। अब वो उसमें से होकर सन ऑफ गॉड के कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे। यहाँ पर एल्डर लिहान को पहले जाने को कहते हैं। वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ने लग गया था। इधर दूसरी तरफ एल्डर हमारे लैंगवान से पूछते हैं कि क्या इसने अपनी पावर का यूज किया, पर लैंगवान बताती है कि ये पिछले 2 दिनों से सिर्फ सो रहे हैं और खा रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी रिपोर्ट मैं आपको करूं। पर एल्डर कहते हैं कि तुम्हें वहाँ भी इस पर नजर रखनी होगी। इधर दूसरी तरफ हमें लिहान को दिखाते हैं, जो एक नोटी सी स्माइल करते हुए चिल्लाते हुए जमीन पर नीचे बैठ जाता है। वो तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसके पाँव में मोच आ गई हो। वो कहता है कि एल्डर मैं आपको ढीला नहीं करना चाहता, इसलिए आप पहले जा सकते हैं। वहीं वो लैंगवान को खुद को संभालने को कह रहा था। अब इस तरह से उसने अपने दोनों एनिमीज को सबक सिखाया। एल्डर जो कि उसकी पावर चेक करना चाहते थे, वो कहते हैं कि ये कितना चालाक है। वो तो पहले उस पोर्टल का यूज करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लैंगवान को दिखाते हैं, वो लिहान को पकड़कर उस पोर्टल के थ्रू दूसरी तरफ आ जाती है। अब आगे और कोई रास्ता नहीं था, पर यहाँ पर एल्डर उसे एक पत्थर दिखाते हुए कहते हैं कि आपको इसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करनी है और फिर सामने एक ब्रिज अपीयर हो जाएगा और फिर हम उसे क्रॉस कर पाएंगे। अब एल्डर की बात कंप्लीट नहीं होती। इधर दूसरी तरफ जिया को दिखाते हैं, जो लिहान को बता रही थी कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, असल में तो ये पत्थर तुम्हारी पावर चेक करने के लिए है।
तो बस फिर क्या था, लीहान उस एल्डर को रिएक्ट करने का मौका नहीं देता, उनका हाथ पकड़ता है और उस पत्थर पे दे मारता है। एल्डर के उस पत्थर पर हाथ लगाने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं होती तो लीहान छेड़ते हुए कहता है कि क्या ये पत्थर टूटा हुआ है या फिर आप मुझसे झूठ बोल रहे थे, अभी तक यहाँ पे कोई ब्रिज क्यों नहीं अपीयर हुआ। अब एल्डर की तो चोरी पकड़ी जाती है। वो खुद को संभालते हुए कहते हैं कि मैं आपको इस बारे में बताना भूल गया कि असल में यहाँ पर डिवाइन रैम की पावर की जरूरत होती है। अब जिया तो समझ गई थी। वो लीहान से कहती है कि ये चेक करना चाहता है कि क्या तुम्हारे पास डिवाइन रैम की पावर है या नहीं। तभी अचानक से जोर जोर से बिजली कड़कना शुरू हो चुकी थी। ये देखने के बाद जिया कहती है कि एक इंटरेस्टिंग चीज हमारी तरफ आ रही है, बड़ा मजा आने वाला है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर एक खतरनाक पर्सन अपीयर होता है और ये और कोई नहीं बल्कि एक छोटा सा रैबिट था जिसकी 3 आंखें थी। जिया उसे अच्छे से चेक करते हुए बताती है कि इस छोटू से रैबिट के पास डिवाइन रैम की पावर है। अब जिया को पता लगाना था कि कौन डिवाइन रैम की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इधर इस रैबिट को दिखाते हैं जो कि हेलेनियन को सन ऑफ गॉड समझ रहा था। लीहान को देखने के बाद वो कहता है कि तुमने हेलेनियन को मार दिया, इसका मतलब कि तुम मुझसे ताकतवर हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पावर चेक करना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वो सबसे पहले अपनी पावर उस पत्थर में ट्रांसफर करता है। अब ये तो साबित हो गया था कि उस रैबिट के पास डिवाइन रैम की पावर है। वो लीहान से कहता है कि तुम अब अपनी पावर शो करो, पर हमारा लीहान भी लाइक नॉट इंटरेस्टेड। अब ये देख करके लीहान ने उसकी बात को रिजेक्ट किया। उस रैबिट को गुस्सा आ जाता है और वो जो गाजर खा रहा था उसे फेंकते हुए वो लीहान पर अटैक करना शुरू कर देता है। लीहान के सामने वो रैबिट तो जैसे किसी मच्छर की तरह था। वो कितना ही अटैक क्यों ना कर ले, हमारा लीहान बड़े आराम से उसके अटैक्स को ब्लॉक करते जा रहा था। अब ये देखकर तो उस एल्डर को मजा आने लग जाता है। वो तो कह रहा था कि अब फाइनली मुझे इस लड़के की असली पावर दिखेगी। लीहान ने उस रैबिट से फाइट करने के लिए स्वॉर्ड सेंड की टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसे वो रैबिट भी पहचान पा रहा था। यहाँ लैंगवान को लगता है कि लीहान में कुछ भी खास नहीं, बस उसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। पर दूसरी तरफ वो एल्डर कन्विंस होने को तैयार ही नहीं था कि लीहान के पास कोई पावर नहीं, बल्कि वो तो और फाइट के एक्सट्रीम होने का वेट करते जा रहा था। इधर उस रैबिट को दिखाते हैं जो मल्टीपल फीस्ट अटैक हमारे लीहान पर थ्रो कर देता है। पहले तो लीहान ने अपनी स्वॉर्ड सेंड की टेक्निक का यूज करके उसे ब्लॉक किया, पर जब वो रैबिट इससे भी नहीं माना और उसने दोबारा अटैक किया तो हमारा लीहान मजबूरन उसकी सारी की सारी अटैक को अपने एक छोटे से फर्नेस में एब्जॉर्व करवा लेता है। अब ये देख करके लीहान के साथ उसकी दाल नहीं गलती, वो रैबिट वहाँ से 9-11 हो जाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस में देख लूंगा, फिलहाल तो मैं वहाँ जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। अब उसके वहाँ से जाने के बाद ये एल्डर हमारे लीहान से कहता है कि आप इस ब्रिज से होकर जाइए और मैं और लैंगवान दूसरे रास्ते से जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिवाइन रैम की पावर नहीं है ना। इतना तो लीहान को भी पता था कि ये लोग श्योर नहीं है कि उसके पास डिवाइन रैम की पावर है या नहीं, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इतना लंबा रास्ता नहीं ले सकता, मेरे पास एक तरीका है। और फिर वो उस रैबिट की किए हुए अटैक की पावर को इसमें ट्रांसफर करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ वो रैबिट अपनी डिवाइन रैम की पावर देकर गया, वरना तो मेरे लिए इस ब्रिज को क्रिएट करना मुश्किल होता। अब ये देखकर तो उस एल्डर को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके प्लान पे हमारे लीहान ने बड़ी चालाकी से पानी फेर दिया। वहीं लीहान जाते जाते जिया की हेल्प से उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ये पता लग जाता कि लीहान सन ऑफ गॉड है। अब इस तरह से तो लीहान के जाने के बाद वो एल्डर बस यही सोच रहा था कि एक बार ये लड़का मेरे हथे चढ़ जाए, इसका गला दबा दूं। लीहान ने तो जानबूझ के उसे उकसाया था। उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हमारा लीहान मूनलाइट पवेलियन में पहुंच जाता है, जहां पर ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। पहले से ही एल्डर और लैंगवान वहां पर मौजूद थे। तभी उस कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज आगे आते हुए जोर से अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी डिवाइन चाइल्ड यहाँ पर अगर हाजिर हो चुके हैं तो कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। जिया भी इस जबरदस्त शो को एंजॉय करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लीहान को देखने के बाद एल्डर कहते हैं कि तुम्हें भी फाइट करना होगा, क्योंकि अब लिंकशॉ पवेलियन तुम्हारे अंडर में है। तुमने हेलेनियन को मारा है और डिवाइन चाइल्ड की पोजीशन अब खाली है, जिसके लिए 2 दावेदार और मौजूद हैं, जिसमें से पहला वो रैबिट है और दूसरे के बारे में मास्टर चीजवान बताते हैं कि उन्हें एक मिस्टीरियस सा बंदा मिला था जो एक भयंकर से टॉर्नेडो के बीच में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी काफी शांति से। उन्हें लगा कि तीसरा हायर यही बन सकता है, इसलिए वो उसे यहाँ पर ले आए। अब वो बंदा एक बड़े से पक्षी पर बैठकर वहां तक पहुंचा था। जैसे ही वो उस क्रेन से उतरता है, डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। लीहान, जो कि पूरे सीरियसनेस के साथ फाइट के लिए तैयार था, वो उसका ये लग देखकर हैरान रह जाता है। वहीं जिया कहती है कि देखो, डिवाइन चाइल्ड बनने के लिए आया, लेकिन इसका फेथ कितना ज्यादा कमजोर है। वो लोग हंसते हंसते अचानक से स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नजर सामने बैठे इंसान पर पड़ती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही डम गाय था। लीहान को देखकर तो वो खुश होते हुए कहता है कि भैया आप यहाँ पर, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
लिहान उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो बताता है कि मैं आराम से स्वीट पोटैटोस एंजॉय कर रहा था कि तभी एक एल्डर की नजर मुझ पे पड़ी और वो मुझे उठाकर यहाँ पर ले आए। उस दिन के बाद से सब लोग मुझे घूर रहे हैं, कोई मुझे सही से स्वीट पोटैटोस खाने ही नहीं दे रहा। अब लिहान को एक आइडिया आता है। वो उस डम गाय के कान में जाकर कहता है कि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें ना घूरे, है ना? उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब इधर एल्डर चीजवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ये कहते हैं कि आखिर लिहान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे कॉम्पिटिटर को भड़काने की? अभी के अभी कंपटीशन स्टार्ट करो, आपस में कोई बातें नहीं होंगी। वही लिहान ने तो अपना प्लान उस डमकाय को समझा दिया था, जो धीरे धीरे वार्म अप के बहाने पीछे हटता हटता नीचे गिर जाता है। अब उसे ऊपर से नीचे छलांग लगाता देखकर तो एल्डर हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरे एल्डर जो कि यहाँ के चीफ है, वो उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि ये लड़का ढूंढ कर लाए थे तुम डिवाइन चाइल्ड बनाने के लिए, मुझे आपसे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी, अब दूसरे बंदे को हाजिर करो। तभी वहाँ पर वो रैबिट अपीयर हो जाता है, जो लिहान से कहता है कि पिछली बार हमारी फाइट अधूरी रह गई थी ना, अब इसे मुकाम पर पहुँचाना है। अब उस छोटे रैबिट को देखने के बाद लिहान को उसका ऑरा पहले जैसा फील हो रहा था। जिया ये भाप जाती है, लिहान से कहती है कि तुम्हें भी ये बच्चा जाना पहचाना लग रहा है ना? मैं बता दूं, ये वही बच्चा है जिसकी सोल उसकी बॉडी से गायब कर दी गई थी, जिसे ह्यूमन पपेट बना दिया गया था। उसकी सोल को इस रैबिट में ट्रांसफर करके उसे काफी बुरी तरीके से रिफाइन किया गया है। अब ये जानते ही कि ये रैबिट असल में ली हाउ की सोल है, लिहान हैरान था। वहीं जो एल्डर इसे कंट्रोल कर रहे थे, वो इसकी बॉडी की डिमोनिक पावर को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे देखते ही देखते वो रैबिट अब एक क्रिएचर बन जाता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी रिलीज करते हुए वो लिहान के ऊपर काफी पावरफुल थ्रोज देना शुरू कर चुका था। पर लिहान तो उस रैबिट के सारे अटैक को बड़े आराम से डॉज करते हुए बहुत ही आराम से उसे टक्कर दे रहा था। ये देखने के बाद एल्डर चीफ काफी हैरान थे। वो कहते हैं कि ये लड़का कमाल का है, असल में डिवाइन चाइल्ड बनने के लायक है। अब एक तरह से लिहान को वहाँ पर त्यान सेक्ट के एल्डर लेकर गए थे, तो उनकी तारीफ होने लगती है। अब ये देखकर उस रैबिट को जो कंट्रोल करा था, वो एल्डर कहते हैं कि इतनी भी जल्दी उस लड़के की गुणगान गाने की जरूरत नहीं है, अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ। और फिर वो उस रैबिट की फुल पावर को अनलिश कर देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिया उसे देखकर कहती है कि अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, अब इसकी सिर्फ 30 सांसें बची हैं। देखते ही देखते वो रैबिट काफी ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है। लिहान भी उसकी स्पीड को देखकर हैरान था। एक पल को तो वो लिहान को एक जबरदस्त क्लैश लगाने ही वाला था, पर लिहान ने जरा सा ही मूव होकर उस अटैक को डॉज कर लिया। अब वो रैबिट लिहान पर एक काफी जायंट पावरफुल थंडर बॉल क्रिएट करके हिट करता है। वैसे तो लिहान ने छोटे छोटे अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से साइड हटा दिया था, लेकिन इस जायंट अटैक के लिए वो एल्डर्स के सामने पहुंच जाता है और जैसे ही अटैक उसके काफी पास पहुंचता है, वो वहां से स्किप कर जाता है। लिहान के टेलीपोर्ट होने की वजह से वो अटैक अब एल्डर्स को हिट होने वाला था, तो वो उस रैबिट को गाली देते हुए अपने आगे एक शील्ड बना लेते हैं। ये देखकर जिया लिहान से कहती है कि लगता है लेंगवाने ने बताया नहीं कि तुम कितने शातिर हो। लिहान बताती है कि अब इस रैबिट के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसके पास और 3 सांसें बची हैं। वहीं लिहान जो कि छोटे ली हाउ से बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था पहले के एपिसोड्स में, तो वो उससे कहता है कि जो भी तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, मैं उनसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। अब तक जिया ने उस रैबिट की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। वहीं वो एल्डर अभी भी बिना ये जाने कि ये रैबिट मरने वाला है, उसकी एनर्जी को रिलीज करते जा रहे थे। इधर लिहान ये दिखाने के लिए कि वो रैबिट अपने आप नहीं बल्कि लिहान के हाथों से मरा है, वो एक और जबरदस्त पंच क्रिएट करते हुए इस रैबिट के पास पहुंच जाता है। वैसे लिहान ने उस रैबिट पर अटैक नहीं किया था, वो तो बस उसके पंच को ब्लॉक कर रहा था, वो भी काफी हल्के हाथों से, और उसने खुद अपने मुंह में फ्लेक ब्लड डाल दिया था। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, वो रैबिट तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था। वहीं लिहान अपने मुंह से फेक ब्लड बाहर निकालकर ये दिखाता है कि वो भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है। उसके फेक ब्लड को देखकर तो लेंगहन परेशान हो जाती है। अब ये लड़की चाहे कितना भी क्यों न छुपा ले, साफ दिखता है कि इसे लिहान की परवाह है। वहीं रैबिट ने लिहान की सारी बातों को सुना था, तो वो मरते मरते लिहान को थैंक यू बोल कर जाता है। उस रैबिट के बॉडी के डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पर फिर से एक और तिलिस्मान अपीयर हो गया था, जो देखते देखते डिसअपीयर हो जाता है। लिहान को समझते देर नहीं लगती कि अब तक जितने भी इल्यूजन उसके सामने बंदे बनकर आए थे, वो इन्हीं का काम है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।